नमस्कार। क्या इतिहास हमें हमारे आने वाले कल के लिए तैयार कर सकता है? तो चलिए आज एक ऐसे ही नज़रिए को समझते हैं जो हिंदू इतिहास की कुछ घटनाओं से सीख लेकर आत्मरक्षा की तैयारी पर जोर देता है। अब ये पूरी की पूरी जो बहस है ना, वो एक बहुत ही दिलचस्प मिसाल पर टिकी हुई है, धातुओं का युद्ध। चलिए समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। इस नजरिए का जो सबसे बड़ा तर्क है वो बस इसी एक लाइन में छिपा है। लोहे की लड़ाई कभी सोने से नहीं हो सकती। इसका मतलब सीधा साधा है। जब कोई हथियारों से हमला करता है तब दौलत और संपत्ति किसी की रक्षा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ना दो चीज़ों को आमने सामने रखा गया है। एक तरफ है सोना, जो धन दौलत और एक तरह की लापरवाही का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है लोहा, जो हथियारों, ताकत और तैयारी का प्रतीक है। तर्क बिल्कुल साफ है। जब जान पर बन आती है तो शारीरिक बल के सामने भौतिक धन आपकी कोई मदद नहीं कर पाता। अच्छा, अब अपने इस तर्क को सही साबित करने के लिए हमें इतिहास में ले जाया जाता है और पहला सबक आता है बंगाल से, एक बटे हुए साम्राज्य की कहानी। कहा जाता है कि बंगाल के शासक राजा शशांक को अपनी जमीन की एकता पर पूरा भरोसा था। उन्हें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि इसका बंटवारा भी हो सकता है। लेकिन खैर, इतिहास ने तो कुछ और ही सोच रखा था। और नतीजा क्या निकला? नतीजा बहुत ही विनाशकारी था। बंगाल का विभाजन हो गया। पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बन गया और पश्चिमी बंगाल भारत में ही रहा। इसे एक तरह से टूटे हुए भरोसे का सीधा सीधा नतीजा बताया जाता है। बंगाल की कहानी के बाद अब रुख करते हैं गुरुओं की धरती पंजाब का, जहां कहा जाता है कि इतिहास ने खुद को एक बार फिर दोहराया। यहां पर महाराजा रंजीत सिंह के बारे में कहा जाता है कि उनकी भी यही सोच थी, मुसलमान तो हमारे भाई हैं। ये भाईचारे में एक गहरे विश्वास को दिखाता है, एक ऐसा विश्वास जिसके आगे चलकर परीक्षा होनी थी। लेकिन हुआ क्या? पंजाब का भी बंटवारा हो गया। पूर्वी पंजाब भारत में रहा और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। और यहां यह दावा किया जाता है कि इस बंटवारे के बाद पश्चिमी पंजाब में न कोई गुरुद्वारा बचा, न सिख और न ही हिंदू। अब इतिहास से निकलकर एक ज्यादा हाल के और दर्दनाक किस्से की तरफ बढ़ते हैं, कश्मीर। ये जो टाइमलाइन है ना, ये एक बहुत ही दर्दनाक बदलाव को दिखाती है। 1990 से पहले सब भाई हैं वाली बात पे यकीन किया जाता था, लेकिन 19 जनवरी 1990 को सब कुछ बदल गया और यहीं से कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हो गया। और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। 7 लाख। जी हां, ये दावा है कि 7 लाख कश्मीरी पंडितों को अपने ही घरबार से निकाल दिया गया। और यहां हम एक बार फिर उसी सोना बनाम लोहा वाली बात पर वापस आते हैं। जमीनें, बड़े बड़े घर, गाड़ियां, सोना चांदी, सब कुछ वहीं छूट गया। ये सारी दौलत उन लोगों को बचाने में नाकाम रही। ये एक बार फिर उसी बात पर जोर देता है कि सिर्फ दौलत होने से सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं मिलती। तो सवाल ये उठता है कि इन सारे ऐतिहासिक उदाहरणों के बाद आखिर हल क्या बताया गया है? यहीं पर रक्षा के लिए एक आह्वान किया जाता है। देखिए, यहां पर एक बहुत जरूरी फर्क समझाया गया है। कहा गया है कि हमला करना यानी आक्रमण करना सनातन सिद्धांतों के खिलाफ है, लेकिन आत्मरक्षा यानी अपनी रक्षा करना खुद के वजूद के लिए बेहद जरूरी है। ये हमला करने और बचाव करने के बीच एक साफ लकीर खींचता है। तो फिर तैयारी कैसे की जाए? इसके लिए कुछ कदम बताए गए हैं। पहला और सबसे जरूरी, चौकन्ने और जागरूक रहिए। दूसरा, समुदाय को एक साथ रखिए और धर्म परिवर्तन को रोकिए। और तीसरा, आत्मरक्षा के लिए हमेशा लैस और तैयार रहिए। और फिर आती है सबसे सीधी और शायद सबसे विवादित सलाह। पर्स में 1 लाख के आईफोन के साथ एक रिवॉल्वर भी रखें। इसे किसी पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए एक जरूरी हथियार के तौर पर बताया गया है। और अब आते हैं इस पूरी बहस के आखिरी तर्क पर, जो एक व्यक्ति की सुरक्षा को पूरे राष्ट्र के वजूद से जोड़ता है। अपनी बात को मजबूत करने के लिए कुछ ऐसी पवित्र जगहों का जिक्र किया गया है जिन्हें अब खोया हुआ माना जाता है, जैसे कि गांधार, जो अब अफगानिस्तान में है, भरत का ननिहाल, जो अब पाकिस्तान में है, और 5 शक्तिपीठ जो बांग्लादेश में है और जिन्हें नष्ट कर दिया गया बताया जाता है। ये सब सांस्कृतिक विरासत के नुकसान के प्रतीक के तौर पर दिखाए गए हैं। तो इन सब पुरानी मिसालों को देखते हुए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर इस बात की क्या गारंटी है कि हमारी आज की पवित्र जगहें सुरक्षित रहेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और आखिर में ये एक लाइन आती है जो पूरी बात का निचोड़ है, अगर हम बचेंगे तो भारत बचेगा। ये एक ऐसा विचार है जो एक व्यक्ति के अस्तित्व को सीधे सीधे देश के अस्तित्व से जोड़ देता है।
और सोचने पर मजबूर करता है।